पिछले एपिसोड में हमने ऋग्वेद के पहले मंडल को समझा, जहां अग्नि ने हमें संवाद का मार्ग दिखाया, इंद्र ने शक्ति और संघर्ष को उजागर किया और अश्विनों ने उपचार और करुणा का स्वर रखा। आज हम ऋग्वेद के मध्य मंडलों में प्रवेश करते हैं, जहां देवताओं के साथ साथ ऋषि परंपराएं भी स्पष्ट होने लगती हैं। यहाँ स्वर बदलता है, यहाँ प्रार्थनाएं अधिक दृढ़ हैं और समाज की आकांक्षाएं अधिक मुखर। मंडल 2 मुख्य रूप से ऋषि गृत्समत की परंपरा से जुड़ा है। यहाँ इंद्र का स्वर और अधिक प्रबल हो जाता है। इंद्र को शंबर के किलों को नष्ट करने वाला कहा गया है और दस्युओं से संघर्ष करने वाला भी। इन मंत्रों में एक समाज की आकांक्षा स्पष्ट दिखाई देती है, शक्ति की आकांक्षा, सुरक्षा की आकांक्षा और विजय की आकांक्षा। ये केवल युद्ध का उत्सव नहीं है, ये उस यथार्थ का स्वीकार है जिसमें अस्तित्व के लिए संघर्ष आवश्यक था। मंडल 2 हमें बताता है कि ऋग वैदिक समाज अपनी सीमाओं और चुनौतियों से भली भांति परिचित था। मंडल 3 में हम एक भिन्न स्वर सुनते हैं। ये स्वर अधिक काव्यात्मक है, अधिक संवादात्मक है और अधिक संवेदनशील भी। ये मंडल ऋषि विश्वामित्र से जुड़ा है। यहाँ ऋग्वेद के सबसे सुंदर संवादों में से एक मिलता है, ऋषि और नदियों के बीच संवाद। विपाशा आज की ब्यास और शुतुद्री आज की सतलुज। ऋषि विश्वामित्र उभरती हुई नदियों से विनती करते हैं कि वे अपने जल को कुछ समय के लिए शांत करें, ताकि उनके कबीले के रथ सुरक्षित रूप से पार कर सके। ये कोई आदेश नहीं है, ये एक विनम्र आग्रह है। ये दृश्य हमें दिखाता है कि वैदिक दृष्टि में प्रकृति विरोधी नहीं, बल्कि संवाद की सहभागी है। इसी मंडल में अग्नि का स्वर भी प्रबल है, ग्रह का रक्षक और शत्रुओं का संहारक। यहाँ एक क्षण के लिए रुक कर सोचिए, अब तक आपने क्या देखा? एक ओर युद्ध की तैयारी, दूसरी ओर नदियों से किया गया संवाद। शक्ति भी है और विनम्रता भी। प्रश्न ये नहीं है कि ऋग्वेद किसका गुणगान करता है। असली प्रश्न ये है, क्या ये केवल देवताओं की कथा है या एक ऐसे समाज की झलक जो संघर्ष करता है, प्रकृति से बात करता है और ज्ञान की तलाश में आगे बढ़ता है। क्योंकि अब इस यात्रा में एक ऐसा प्रतीक सामने आने वाला है जो उड़ान भरता है, एक ऐसा संकेत जो बताएगा कि शक्ति केवल युद्ध में नहीं, सृजन में भी होती है। अगर आप इस अर्थ को अंत तक समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और सनातनी राधा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आगे ऋग्वेद अपने सबसे प्रतीकात्मक रूप में हमारे सामने आने वाला है। मंडल 4 हमें ऋषि वामदेव से परिचित कराता है। यहाँ एक अत्यंत रोचक प्रतीक उभरता है, शैन अर्थात बाज। कथाओं में कहा गया है कि शैन स्वर्ग से सोम को पृथ्वी पर लाता है। ये उड़ान केवल भौतिक नहीं है, ये ज्ञान, शक्ति और प्रेरणा का प्रतीक है। इसी मंडल में शत्रु नगरों के विनाश का उल्लेख भी मिलता है और लोहे के किलों का भी। ये संकेत देता है कि ये सभ्यता उन्नत दुर्ग रचना से परिचित थी। मंडल 4 हमें ऋभुओं से भी परिचित कराता है। वे दैवी कारीगर हैं जिन्होंने एक पात्र को 4 में परिवर्तित कर दिया। ये केवल चमत्कार नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि कौशल और शिल्प भी दैवत्व का मार्ग हो सकते हैं। ऋग्वेद यहाँ ये स्पष्ट करता है कि सृजन, नवाचार और बुद्धि साधना के ही रूप हैं। मध्य मंडल हमें ऋग्वेद का एक संतुलित चित्र देते हैं। यहाँ युद्ध है, लेकिन केवल हिंसा नहीं। यहाँ नदियाँ हैं, लेकिन केवल संसाधन नहीं। यहाँ शिल्प है, लेकिन केवल श्रम नहीं। मंडल 2, 3 और 4 हमें ये दिखाते हैं कि वैदिक समाज शक्ति, प्रकृति और बुद्धि तीनों के साथ संतुलन साधने का प्रयास कर रहा था। अगले एपिसोड में हम प्रवेश करेंगे ऋग्वेद के सबसे रहस्यमय मंडल में, मंडल 9, जहाँ सोम केवल पेय नहीं बल्कि एक देवता बन जाता है और जहाँ अनुष्ठान अपने सबसे गूढ़ रूप में प्रकट होते हैं। युद्ध, नदियाँ और ज्ञान। ऋग्वेद के मध्य मंडल हमें एक जीवंत सभ्यता से परिचित कराते हैं। अगर ये यात्रा आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो सनातनी राधा के साथ जुड़े रहिए। अगला मंडल और भी गहराई लेकर आने वाला है। अगले एपिसोड तक इस एपिसोड से मिले विचारों को मन में रखिए और सनातन धर्म की गहरी जड़ों को और गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। राधे राधे।